हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया आपका सिलेबस में लिखा हुआ टॉपिक, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। सिलेबस में लिखा हुआ है तो हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। अभी देखिए ग्रुप 16 की कहानी चल रही है हमारी। ग्रुप 16 में कौन सा हो गया? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलूरियम और पोलोनियम, इनकी कहानी चल रही है। तो भाई ऑक्साइड्स का किसके बनते हैं? इसके ही बनते हैं ना। तो आपने उन्हीं के बारे में क्लासिफिकेशन देखनी है कि ऑक्साइड्स आपके कितने किस्म के होते हैं। तो इनके बारे में जानकारी लेनी है फर्स्ट। देन आप लोगों को जानकारी लेनी है किसकी? एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका क्या क्या करना है आपने? इसका करना है प्रेपरेशन करनी है, प्रॉपर्टीज़ करनी है और यूजेस करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इस वीडियो में करनी है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्या करनी है? प्रेपरेशन करनी है, प्रॉपर्टीज़ करनी है और उसके यूजेस करने हैं। तो ये वाले टॉपिक्स आप लोगों को आज कंप्लीट करने हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत वो करवा देता हूँ कि वही रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था थोड़ा बहुत बताऊंगा। बिकॉज अगर मैं पूरा बता दिया मैंने, देन क्या हो जाएगा, हमारा लेक्चर की लेंथ क्या हो जानी है? बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है। 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और आपके लिए लिखना बहुत ज़्यादा सरवाइव कर पाना इतने समय के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा था हमने। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। तो इनकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं? -2 होती थी, +2 होती थी, +4 होती थी, +6 होती थी, है ना। देन क्या हो गया था? ऑक्सीजन की कौन कौन सी होती थी? -2 होती थी और कौन सी होती थी? -1 होती थी, 0 होती थी। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी होती थी। और एक कभी एक केस में +2 भी होती थी। किस केस में? OF2 के केस में। ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। देन आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी? देन बोला था आपने कि +4 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप और दूसरी क्या बोली थी आपने? इज डाउन द ग्रुप। और +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और +4 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली थी। देन अभी आप लोग ये वाली चीज़ें जब आप लोगों ने देख ली थी, देन उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि इसके जो +4 और +6 वाले जो कंपाउंड्स दोनों होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो आपके कौन से हैं? दोनों क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं। देन फिर मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि जो +4 वाले हैं वो दोनों जो +4 जो कंपाउंड्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाते हैं वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करते हैं। देन जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो ओनली किसका काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब वो क्या करेंगे? खुद की रिडक्शन करेंगे। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली थी। देन फिर आप लोगों ने क्या कर रहा था? अनोमलस बिहेवियर। उसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। उसमें क्या था? रीजंस पहले आप लोगों ने पता करे थे। रीजंस क्या क्या थे? रीजंस भाई वही पुराने वाले। क्या है? साइज़ क्या है? कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे के सारे रीजंस आप लोगों ने देखे थे। देन इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से यही चीज़ होती है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है और बाकी नीचे वाले सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड्स हैं। तो और उनमें ऑक्सीजन में क्या होता है? मल्टीपल पी बॉन्ड बन सकता है, बट नीचे वालों में बॉन्ड नहीं बन सकता। देन इधर ऑक्सीजन वालों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, उधर नीचे वालों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। तो देन ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से देख ली थी। देन फिर हमने ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी देखी थी। उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखी थी? उसमें आप लोगों ने देखा था हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कौन से हो गए? हाइड्राइड्स हो गए जैसे H2 हो गया, H2S हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया, H2P हो गया। इसको क्या बोलते हैं? वाटर बोलते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते थे, हाइड्रोजन सेलेनाइड बोलते थे, इसको टिलूराइड बोलते थे, इसको पोलोनाइड बोलते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। देन इसकी बहुत ज़्यादा, मैंने कल आपको एक वो दिया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने पूछा था। तो भाई ये किसी ने भी गलत नहीं, सभी ने गलत लिखा था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब है भाई, आपको डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। वीक हो जाता है तो H पॉजिटिव क्या हो सकता है? आसानी से निकल सकता है। H पॉजिटिव आसानी से निकल जाता है नीचे की तरफ। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा भाई नीचे की। H2PO का क्या होगा? सबसे ज़्यादा। और वाटर का क्या होगा? सबसे कम। फिर H2S का, Fe का। देन इधर क्या हो जाएगा?
H2 का सिलोनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, तो ये वाला ऑर्डर था, ये सभी ने गलत किया था। देन बॉइलिंग पॉइंट का मैंने क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट का भाई सीधा मैंने बताया था कि वाटर का क्या होता है सबसे ज़्यादा, वाटर का क्या होता है सबसे ज़्यादा, ओके। देन फिर क्या बोला था मैंने, बाकी फिर वही दूसरे हिसाब से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे H2S हो गया, देन क्या हो गया H2S हो गया, देन उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, सल्फर, सिलोनियम और टेलुरियम, ओके। तो ये वाला चीज़ें आप लोगों ने देखी थी, ठीक है ना। तो बस इतनी सी चीज़ें आपने करनी थी, ये सभी ने गलत करा था, आपने इसका कुछ और बता दे दिए, इसको याद कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका, क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज इधर भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दैट्स वाई इसका वो अलग सा सीन हो जाता है। तो ये वाली चीज़ भाई याद रख लीजिए कि आपने गलत करी थी ये चीज़, सभी ने क्या, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अगर याद नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ओके। तो बस इसको अभी के लिए थोड़ा बहुत देखिए, इधर मैंने पोलोनियम नहीं डाला, इधर मैंने पोलोनियम क्यों नहीं डाला, H2PO भाई, वो मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज उधर क्या भाई वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे कि यूरेनियम का न्यूक्लियस हो गया, यूरेनियम जैसे जो लेंथेनाइट के एलिमेंट्स है ना, लेंथेनाइट के एलिमेंट्स, लेंथेनाइट्स नहीं एक्टिनाइट्स, जितने जिनका भी एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का क्या होगा 83 से ऊपर होगा, तो भाई वो क्या है अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं होंगे, वो क्या होते हैं अपने आप टूट जाते हैं, वो उनका साइज़ क्या हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो भाई जो उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना, जैसे न्यूट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स वगैरह हो गए, उनको हैंडल करना क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कैसे समझ सकते हो भाई, देखिए आप लोगों को क्या दे दिया, आप बाज़ार में गए और आपके घर वालों ने बोला भाई ये भी उठा दो, ये भी उठा दो, ये भी उठा दो, ये भी उठा दो, इतना सब कुछ आपको दे दिया, ठीक है ना। आपको बोला ये देखो ये रहे कपड़े, ये भी उठा लो, ये रहा बूट, ये भी उठा लीजिए, ये रही सब्जी, ये भी उठा लीजिए, ये रहा फ्रूट, ये भी उठा लीजिए, और ये रहा सब कुछ। भाई आप में इतनी वो है तो इतने थोड़ी ना हैंडल कर पाओगे, वो क्या होता है गिनने लग पड़ेंगे। वैसा ही सिमिलर सिस्टम क्या होता है इसमें 83 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी क्या होते हैं भाई, इतना साइज़ क्या हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है। तो उधर क्या जैसे प्रोटॉन्स भी बड़े आ जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उस न्यूक्लियस को इतने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैंडल करना आसान नहीं रहता, वो क्या होता है तो उससे वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई आप उनको बोलते हो क्या अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो ये वाली चीज़ थी, तो इसलिए आप इसका थोड़ा कम दिखाते हो पोलोनियम वगैरह का, तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा। देन आप लोगों ने थोड़ा ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था। ऑक्साइड्स मैंने क्या बोला था, मोनोऑक्साइड्स वगैरह के बारे में बताया था, ठीक है ना। मोनोऑक्साइड्स किस फॉर्म में बनते थे, एमओ, डाइऑक्साइड्स किस फॉर्म में MO2, और ट्राईऑक्साइड किस फॉर्म में MO3 फॉर्म में। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। तो एक और चीज़ बताई थी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी, इधर ये दोनों को दोनों क्या है एसिडिक है, बिकॉज इधर क्या होगा जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा SO2 होगा और SO3 होगा। सल्फर क्या है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं ऑलवेज, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं ऑलवेज। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स और ऑलवेज एसिडिक, भाई ऊपर भी लिखा हुआ है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं ऑलवेज एसिडिक। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये मैं पुरानी चीज़ रिपीट करवा रहा हूँ आप लोगों को। देन क्या हो गया, देखिए इधर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे क्या हो गया जैसे इधर क्या हो गया SO2, तो नीचे क्या था SeO2, TeO2, ये वाले डाइऑक्साइड्स है ना। तो अभी देखिए आपको पता है कि इसका रिड्यूसिंग करेक्टर भी है, रिड्यूसिंग है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है ना ये वाला। तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +4 है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो भाई देखिए डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप कल मैंने क्या बताया था कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या हो रही थी, डिक्रीज कर ली थी ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी देखिए इसका क्या है +4 है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कब करेगा, जब ये +4 से +6 की तरफ आसानी से चला जाए। बट जब ये नीचे की तरफ जाएगा तब +4 से +6 की तरफ थोड़ी ना जा सकता है आसानी से, बिकॉज भाई इधर इसकी वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई रिड्यूसिंग जो करेक्टर है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो शेप्स वगैरह आप लोगों ने देख ली थी, SO2 की देखी थी और SO3 की देखी थी। इसकी ट्राइगोनल
ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर शेप थी और इसकी क्या थी, बेंट शेप थी। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली थी। देन फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था देन क्या बताया था मैंने आप लोगों को, देन एक और चीज़ बताई थी, हैलाइड्स के बारे में बताया था। हैलाइड्स मैंने बताया था कि 3 हेक्सा हैलाइड बनता है, सॉरी ऐसे बताते हैं, क्या बताया था, मोनोहलाइड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, मोनोहलाइड्स, मोनोहलाइड्स बनते हैं, डाईहलाइड्स बनते हैं, टेट्राहलाइड्स बनते हैं, देन हेक्साहलाइड्स बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बनती थी, जैसे टेट्राहलाइड्स वगैरह में ये वाली चीज़ SF4 और ये वाला SF6, इनकी शेप्स वगैरह, डाईहलाइड्स में SF2, तो इनकी शेप्स वगैरह आप लोगों ने देखी थी। ये वाली चीज़ आप लोगों ने कल देखी थी। तो ये वाली आई थिंक आप लोगों को इनकी शेप्स वगैरह वो सारी की सारी क्लियर होंगी। जो चीज़ डाउट होगी तो वो मेरे को आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ थी, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी सॉरी, जो हलाइट्स जो इसके साथ कंबाइन करते हैं उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, फ्लोरीन के साथ क्या होता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फ्लोरीन के साथ क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द हलाइट्स, जो स्टेबिलिटी है हलाइट्स की वो इस फॉर्म में होती है। जब भी फ्लोरीन जुड़ा होगा ना तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये वाली कल मैंने आपको पॉइंट शायद नहीं बताया था। तो जब भी फ्लोरीन जुड़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में सबसे I नेगेटिव। ऐसी ऐसी चीज़ें जब होंगी तो क्या होगा द स्टेबिलिटी ऑफ द हलाइड्स, मतलब जिसमें F जुड़ा होगा तो उस हलाइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी जिसमें F जुड़ा होगा। दैट्स वाई आपने देखा SF4 देखा, SF6 देखा, ये तो सभी में दिख रहा था ना आपको। तो यही वाला रीज़न है कि जो इसकी हलाइड्स की स्टेबिलिटी है वो क्या होता है, हलाइड्स की तब भी ये बनाता है कि तभी सभी के साथ ये फ्लोराइड्स वगैरह बनाता है। हलाइड्स में क्या फ्लोराइड्स बनाता है, बिकॉज स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो जो चीज़ बेटा आप लोगों को पता नहीं लगी तो वो चीज़ पूछ लेना, ठीक है ना। स्टेबिलिटी जो हलाइड्स की है उनका ये वाली चीज़ है। तो अभी देखते हैं आज का टॉपिक, आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले एक और चीज़ मैं बात करने ज़रूरी समझता हूँ। वो क्या हो गया बेटा, देखिए कल क्या हुआ कि CBSE का जो एग्ज़ाम है 12th क्लास के जो एग्ज़ाम हैं वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उन्होंने बोल दिया कि उनके जो एग्ज़ाम है वो नहीं लिए जाएंगे, उनकी मतलब CBSE के क्लास 12th के एग्ज़ाम क्या हो गए, कैंसिल हो गए, मतलब उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। ओके, तो परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो आप बताइए कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। सही हुआ तो यस, अगर गलत हुआ तो नो। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए इस आंसर का। देन मैं आपको कुछ डायमेंशन बताऊंगा कि ये वाला सही हुआ कि गलत हुआ। वो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं बताऊंगा कि गलत हुआ कि मैं सिर्फ बताऊंगा कि सही होने के रीज़न क्या है और गलत होने के रीज़न क्या। थोड़ी ये चीज़ बताना थोड़ी मेरे को लग रहा है ज़रूरी हो गया, बिकॉज आपके साथ भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, बट आपके साथ ऐसा होगा नहीं, हमेशा एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना होता है। तो बस ये वाली चीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि सही हुआ यस, और अगर गलत हुआ तो नो, ठीक है ना। तो थोड़ी फिर मैं इसके बाद चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बताना कि फिर बताना कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। तो भाई देखिए सही के लिए यस और गलत के लिए नो। ओके, तो अभी देखिए जिन बंदों ने सही, अभी देखिए सही क्यों हुआ भाई, सही क्यों हुआ, यस के रीजंस बताऊंगा मैं। यस के रीजंस ये हैं भाई, देखिए आपको पता है हेल्थ क्राइसिस, कोरोना। भाई अगर देखिए जिसकी अगर क्या हो जाए, देखना ये सारे पॉइंट्स नोट करना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नोट करने होंगे तो करना, वैसे जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बस ये वाली बातें भी थोड़े बताना ज़रूरी हो जाती हैं। अभी देखिए जो हेल्थ होता है, हेल्थ क्या होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर स्टूडेंट्स को अगर क्या हो गया, कोरोना हो गया, तो देन क्या हो गया भाई, जान ही नहीं होगी तो वो ज़िंदगी वो क्या कर पाएगा भाई, किसी की डेथ वगैरह हो गई तो भाई ज़िंदगी में क्या कर पाएगा। जान है तो जहान है, ये वाला पॉइंट तो आप सभी को पॉइंट होगा, जान है तो जहान है। भाई जान नहीं होगी तभी तो बंदा सब कुछ कर पाएगा ना। तो भाई अगर जिस बंदे के पास जान ही नहीं होगी तो वो क्या कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये क्या हो गया, ये वाला रीज़न, हेल्थ रीज़न सबसे ज़्यादा उन्होंने, हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा कि
हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और ये वाली देनी भी चाहिए, बिकॉज जान है तो जहान है। देन देखिए अभी इसको एक कैंसिल करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न वो होता क्या है, देखिए पिछले साल क्या हुई, सारी की सारी क्लासेस क्या हुई, ऑनलाइन हुई, है ना। पिछले साल तो स्कूल आपके लगे ही नहीं, सारी की सारी क्लासेस क्या हुई, ऑनलाइन हुई। आई थिंक आधे महीने या 1 महीने तक ऑफलाइन हुई थी, बट मैक्सिमम क्या हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। तो भाई देखिए क्या हो गया, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या करा भाई, उनको देखिए उनके पास उनके जो पेरेंट्स वगैरह वो मज़दूर वगैरह होंगे, तो भाई उन्होंने अफोर्ड नहीं कर पाए उसको क्या मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, जो पढ़ाई के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि आप देखिए कितने लकी हो, आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बट वो बंदे भी, उनके बारे में भी सोचिए कि ऐसे बंदे भी होंगे जो जिनको क्या, उनको घर खाने के लाले पड़े हुए थे, ठीक है ना, उनको खाना भी नहीं मिल रहा था, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स थे उनकी जॉब छूट गई थी। पेरेंट्स की जब जॉब छूट गई तो बेटा वो क्या करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। तो देखिए कितना एक साइकोलॉजिकल, कितना स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ देखिए उनकी कैसी होगी। वही उनके पेरेंट्स की जॉब नहीं है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, तो वही तब उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा, उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचा। तो इस चीज़ को मतलब उन्होंने सराहा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जो आधे स्टूडेंट्स हैं हमारी कंट्री में क्या है, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। मतलब देखिए किसी के पास डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है भाई सभी के पास फ़ोन वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। तो बस यही वाले आई थिंक नरेंद्र मोदी जी ने इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करा कि मतलब पूरे साल में ये मतलब क्राइसिस एक बार ही होती है, ठीक है ना। तो ये वाली क्राइसिस बहुत ही खतरनाक थी, इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या करा, देखिए जो आपके पुअर जो फैमिली थी वो क्या करी, अपने स्टूडेंट्स को इतने अच्छे तरीके से एजुकेट नहीं कर पाई। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, तो मोदी गवर्नमेंट जी ने उनके बारे में सोचा और ये वाला डिसीज़न ले लिया। अभी देखिए जो क्या होगा, जो एक वो होगा, जो थोड़े सोसाइटी के बंदे होंगे वो क्या होंगे, इस फैसले से नाराज़ होंगे। वो क्यों नाराज़ होंगे भाई, देखिए जो नो ये गलत हुआ, नो वाले बंदे देखिए वो सोचेंगे भाई देखिए 12th क्लास है, 12th क्लास के बाद बंदे को देखो कॉलेजेस में जाना होता है, और यही उसका फ्यूचर डिसाइड करती है क्लास। यही क्या करती है, जब 12th क्लास बंदा पास करता है उसके बाद कॉलेजेस में जाता है, तो यही उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। कैसे, बिकॉज जो बंदा अच्छे कॉलेज में गया वो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छे से लाइफ अपनी सेट कर पाएगा। और जो थोड़ा अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाया, वो अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, तो भाई वो इतना अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए जो कॉलेजेस क्या करते हैं, वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि एडमिशन लेते हैं। तो भाई जिसके 99% होंगे तो उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और जिसके कोई 90 तक होंगे उसको थोड़ा इतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई कि मतलब अभी देखिए वो उस तरीके से अभी वो कॉलेजेस ले नहीं पाएंगे, उस जो बंदे डिज़र्विंग बंदे थे, जो जिनको मिलना चाहिए था, ठीक है ना, वो वाला कॉलेज। अभी देखिए असेसमेंट वो पता नहीं कैसे करते हैं कि कैसे असेस करेंगे, तो ये वाली चीज़ उधर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, मतलब फ्यूचर जो है आधे स्टूडेंट्स का, वो जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी, पूरे साल में पूरे दिन रात मेहनत करी थी, तो वो क्या करेगा, उनको आई डोंट थिंक कि मतलब अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बिकॉज उनमें टैलेंट है, उन्होंने बहुत कुछ गेन करा हुआ है। बट अगर देखिए अगर उनके परसेंटेज वगैरह उधर सभी की बराबर जैसी आ गई, तब क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अच्छा कॉलेज मिलना। तो ये वाला पॉइंट हो गया। देन फिर देखिए एक और चीज़ हो गई, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए जब क्या करते हैं, ये वाली चीज़ हो गई कि मतलब हायर एजुकेशन में अगर आप लोगों को एडमिशन वगैरह लेनी होगी तो मार्क्स के बेसिस पे ली जाती थी। बट अभी देखिए ये क्या हो गया, कोरोना वाला बैच हो गया। कोरोना वाला बैच में मार्क्स तो आपको मिले ही नहीं। अगर मार्क्स नहीं मिले तो क्या हो गया, तो भाई क्या करोगे, कैसे एडमिशन मिलेगी उधर, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और देखिए असेस करना भी क्या हो जाएगा, जब देखिए अभी देखिए असेसमेंट का उन्होंने बताया नहीं है कि वो कैसे असेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। असेसमेंट कैसे करेंगे कि जो 12th क्लास के मार्क्स हैं वो कैसे देंगे, 12th क्लास के जो मार्क्स हैं वो कैसे देंगे, अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ बोल दिया कि पेपर आप लोगों के कैंसिल हो गए। तो अभी देखिए उसका भी चैलेंज है, उसका भी चैलेंज कैसे है भाई, असेस कैसे करेंगे। देखिए एक जो गुड स्टूडेंट है,
जो कि सिंसियर बच्चा है और एक बैड स्टूडेंट है, तो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज असेसमेंट का भी पता नहीं कैसी कैसी असेसमेंट करेंगे। अभी देखिए अगर वो कर ले एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और उसकी टीचर के साथ बनती नहीं होगी, तो अगर उसको इंटरनल असेसमेंट के साथ अगर उसके मार्क्स दिए गए तो भाई वो क्या होगा, उसको तो बहुत कम नंबर मिलेंगे। और जो ऐसा होता नहीं है, टीचर भेदभाव करते नहीं है, बट क्या होता है कोई कभी कभी कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका थोड़ा पर्सनली ले जाते हैं, ठीक है ना। पर्सनली जब वो ले जाते हैं तो अब वो मार्क्स क्या देते हैं, कम देते हैं। तो इसलिए बेटा याद रखना एक चीज़, हमेशा टीचर्स के साथ बना के रखना, हमेशा उनके पास ऐसे भी नहीं ज़्यादा उनके पीछे पीछे ही घूमता रहना, मतलब एक थोड़ा बहुत अच्छा बोलचाल उनके साथ रखनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है कि हाँ भाई प्रैक्टिकल के मार्क्स तो इन्होंने ही देने हैं, तो ये वाली चीज़ उनके साथ अच्छी बना के रखनी है आपको, ठीक है ना। तो ये वाली असेसमेंट को भी करना थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक और चीज़ हो गई भाई, देखिए अभी इसके साथ ना एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा, जो ये वाले जो जिन बंदों के ये हो गए ना, जिन बंदों के क्या हो गए, जिन बंदों अभी ये पास हो गए बिना एग्ज़ाम दिए, तो इनके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा। जो आगे ये पढ़ाई करेंगे, कोई इंटरव्यू वगैरह फेस करेंगे, तो उनके साथ स्टिग्मा अटैच होगा। इनको पूछेंगे भाई 12वीं में आपकी कितनी परसेंटेज आई, ठीक है ना, तो ये इन्होंने बताना है इतनी, समझो 99 आई होगी, तो भाई वो ऐसा पूछेंगे भाई आपका कहीं कोरोना बैच तो नहीं था, कोरोना बैच। देखिए अगर आपकी ग्रेजुएशन में कोई 60% आई और 12th में आई होगी 99, तो अभी देखिए जो 60% उन्होंने बोला इतने कम कैसे हो गए, तो फिर वो पूछेगा शायद भाई आपका कहीं कोरोना बैच तो नहीं था, इतनी परसेंटेज आ गई। तो ये वाला कुछ ऐसे हो सकता है, स्टिग्मा अटैच हो गया भाई, उसको जॉब्स कैसे मिलेंगे, उसको बोल देगा भाई ये तो बिना एग्जाम दिए आया हुआ है, इसको कितना ही नॉलेज होगा, ठीक है ना, इसने कभी एग्जाम दिए ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है उन स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको फ्यूचर में जॉब्स लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये वाली चीज़ हो सकती है। देन क्या हो गया, बस इतनी सी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी देखिए परीक्षा जो परीक्षा होती है ना, एग्ज़ाम्स होते हैं, एक मतलब स्टूडेंट को क्या करता है, स्टूडेंट को प्रेशर हैंडल करना सिखाता है, प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। बिकॉज देखिए जब आप लास्ट मंथ 1 मंथ में पढ़ाई करते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक लास्ट मंथ में ही तगड़ी पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए 1 मंथ में इतना सारा टास्क कैसे करना है, इतना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, तो भाई ये देखिए कुछ प्रेशर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हैंडल करना सिखाता है। बट अभी जिन बंदों ने ये 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए ही नहीं, 12th क्लास के जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए ही नहीं, तो भाई वो ऐसे प्रेशर हैंडल कैसे कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला वो वाली चीज़ हो गई। और भी कोई बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, देखो येस और नो को बताने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेरे को याद आ रहे थे थोड़े थोड़े वो मैंने बता दिए, ठीक है ना। तो अभी मतलब जो परीक्षा अगर उनकी नहीं हुई तो मतलब वो थोड़ा बहुत वो नहीं कर पाएंगे कि भाई ये वाली चीज़, मतलब वो ज़िंदगी में, बिकॉज ज़िंदगी है ही वही परीक्षाओं का घर है, तो इतनी वो मतलब वो क्या करेंगे, इतना उनको एक थोड़ा एक जो लाइफ का एक क्रूशियल पार्ट होता है 12th क्लास में, इतना प्रेशर हैंडल करना, वो वाला प्रेशर उन्होंने हैंडल नहीं करा, ठीक है ना। बिकॉज उन्होंने एग्ज़ाम दिए ही नहीं, अगर एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिए तो भाई वो इतना प्रेशर क्या करेंगे, इतना प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बिकॉज परीक्षा बहुत ज़रूरी होती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी बताइए भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि थोड़ा बहुत देखिए बोरिंग हो गया, थोड़ी मेरे को माफ़ कर दीजिए, बट थोड़ा बहुत आई थिंक बताना ज़रूरी था, ठीक है ना। बिकॉज आपके साथ भी ऐसा आपको, अभी देखिए आप बताइए कि आपके एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए आपके फ्यूचर में। ऐसे अभी हमारे कहने से कुछ नहीं होता, बट आप लोगों से ऐसे बता दीजिए कि आपके एग्ज़ाम सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम कैंसिल करा वो सही करा कि गलत करा, ये वाली चीज़ हो गई। देखिए पर्सनल व्यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स स्किप हो गए, ठीक है ना। अभी देखिए उसके चक्कर में पड़े तो भाई हमारा लेक्चर ये वेस्ट हो जाना, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बता दीजिए कि ये वाला सीबीएसई ने सही करा कि यस कर दिया। मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स जो मेरे को याद आ रहे थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बताइए, यस सही करा कि गलत करा। जी बोलिए जल्दी, वही बोलिए, बिकॉज जान है तो जहान है, ये वाली चीज़ भी ज़रूरी है। और देखिए डिजिटल डिवाइड कितना है, बेचारे पुअर स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो भाई क्या वो कम्पीट करेंगे। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो एक दिल्ली में रह रहा है और एक गांव में रह रहा है, गांव में तो स्पीड ही नहीं है, ठीक है ना, वाईफाई वगैरह की इतनी स्पीड नहीं है, तो उधर देखिए उधर कितनी तगड़ी स्पीड है, तो ये वाली उसको कम्पीट करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इनसे बताइए यस नो, ठीक है ना, येस नो में आंसर दे दीजिए। और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉरी मेरे को बिल्कुल सॉरी, माफ़ कर देना मेरे को, हमने थोड़ा टॉपिक को क्या कर लिया, डाइवर्ट कर लिया, तो सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है ना। कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, रियली सॉरी, ठीक है ना। बट ये बतानी चीज़ें ज़रूरी थी, बिकॉज परीक्षाओं के लिए आपको हमेशा आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको फ्यूचर के लिए एक लेसन देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, परीक्षा हो या ना हो, ठीक है ना, परीक्षा हो या ना हो, बट आपको क्या करना है, परीक्षा के लिए
हमेशा तैयार रहना है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है, तैयार रहना है। जैसे मैं आपको हमेशा संडे को तैयार करता हूँ, ठीक है ना, आपको वो भी परीक्षा होती है, आपका टेस्ट होता है, ठीक है ना, तो आपको परीक्षा के लिए क्या करना है, हमेशा तैयार रहना है, तो वो वाला प्रेशर हैंडल भी करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि 32 वीडियो देखिए, 32-33 वीडियो थी, उनको कंप्लीट करिए और टेस्ट देना स्टार्ट करिए जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स। बट क्या हो गया, वही देखिए वो प्रेशर है, प्रेशर हैंडल करना, देखिए आपको प्रेशर हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस उसी को हैंडल करके वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करिए और टेस्ट दीजिए और अच्छा परफॉर्म करिए। बिकॉज अभी देखिए उनकी, आपने ये वाला टेस्ट दीजिए तो आपको भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रेशर हैंडल करना आएगा, तो इस तरीके से आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो। तो अभी हम आज के टॉपिक पे आते हैं, वो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑक्साइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, इधर क्या हो गया, देखिए ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपको नाम से ही पता लग रहा है, ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्सीजन कुछ जुड़ा होगा, आपको पता है क्या हो गया, ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ा होगा वो क्या हो गया, उसका ऑक्साइड हो जाएगा, ये वाली चीज़ तो आपको पता ही है। ऑक्साइड क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा होता है, जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, लेड ऑक्साइड है ना PbO, आयरन ऑक्साइड FeO। देखिए ये सारे के सारे क्या ऑक्साइड्स हैं, तो देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एक बाइंड्री कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बाइंड्री कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्साइड्स आर बाइंड्री कंपाउंड्स, लिख लीजिए आप, ठीक है ना, अपनी रफ नोटबुक पे, बाइंड्री कंपाउंड्स, जो कि बाइंड्री मीन्स, बाइंड्री कंपाउंड्स, बाइंड्री मीन्स दो, जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, बाइंड्री कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स होंगे। फॉर्म्ड कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, किसकी रिएक्शन होगी, एक तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। तो बस ये वाली चीज़ आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, मैंने क्या बोला, दिस आर बाइंड्री कंपाउंड्स, मतलब ऐसे जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, दो एलिमेंट्स कौन कौन से, एक ऑक्सीजन है और एक कोई दूसरा एलिमेंट होगा, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट होगा वो दूसरा एलिमेंट होगा। ये क्या है कि आपके बाइंड्री कंपाउंड्स हैं, जो क्या होता है, फॉर्म करते हैं जब क्या करता है, एक आपका ऑक्सीजन किसी पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तो ये वाली चीज़ होगी ऑक्साइड्स। तो बस ये इनकी डेफिनेशन दे दी। अभी देखिए ये क्या है, वो क्यों है, ये क्या है, ऑक्साइड्स क्या है, देखिए ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव क्यों हो सकता है, बिकॉज ये फटाफट दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तगड़ी है, ठीक है ना, तगड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तगड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है ये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये क्या हाईली रिएक्टिव है। बस ये वाला रीज़न बता देना कि मतलब ऑक्सीजन से इधर इतना ही चीज़ बतानी है आपको, ऑक्सीजन क्या हाईली रिएक्टिव है, तो इसके कारण वो क्या करता है, पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है। तो अगर देखिए कोई चीज़ रिएक्टिव होगी, देखिए वो क्या करेगा, वो किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, किसी एलिमेंट के साथ जुड़ने की कोशिश करेगी, तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए इन क्लासिफिकेशन, ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन होती है दो किस्म की, एक तो होता है सिंपल और एक होता है सिंपल ऑक्साइड्स, और सेकंड होती है एक मिक्स्ड ऑक्साइड्स। देखिए नाम से पता लग रहा है जो सिंपल होगा उधर क्या होगा, सिंपल ऑक्साइड में भाई सिंपल सा ऑक्साइड होगा भाई, वो क्या करेगा, सिंपल है ना भाई, इधर क्या होगा, एक आपका मेटल वगैरह कुछ होगा, मेटल होगा और उसके साथ प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, तो बस क्या हो जाएगा, ये सिंपल ऑक्साइड हो गया। सिंपल है ना भाई, देखिए मेटल होगा और ऑक्सीजन हो जाएगा तो सिंपल ऑक्साइड हो गया। जैसे क्या हो गया, आप समझ सकते हो, इधर कोई भी क्या होगा, मतलब मेटल नहीं, सॉरी मेटल तो वैसे वो बोल रहा हूँ, इधर क्या होगा, पीरियोडिक टेबल का कोई भी क्या होगा, एलिमेंट होगा, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन होगा, तो उधर से आपका क्या बन जाएगा, सिंपल सा ऑक्साइड आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे H2O, ये भी क्या है, ऑक्साइड है ना, बिकॉज H2O ये पीरियोडिक टेबल का कौन सा, हाइड्रोजन है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, नोट कर लीजिए भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या कैल्शियम है, मेटल है, तो ये वाली चीज़ SiO2, ठीक है ना, कार्बन सिलिकॉन, ये भी नोट कर लीजिए, Al2O3, ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, क्या सिंपल ऑक्साइड्स हैं। सिंपल ऑक्साइड्स में मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट होगा और वो क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, एक एलिमेंट होगा और वो क्या करेगा,
ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल ऑक्साइड्स बन गए। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दी, एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दे दी। और इधर देखिए जैसे ये वाले चीज़ हो गया MgO, MgO कितने ऑक्सीजन एटम्स इधर अटैच हैं, ऑक्सीजन एटम तो एक ही अटैच है। तो इधर देखिए ये कैसे होता है, वही ऐसे बनता है ना, Mg+2 O-2, तो वैलेंसी डिसाइड करती है कि कितने एटम्स अटैच करने हैं। देखिए इधर 2 है, तो इधर क्या हो गया, ये इसके नीचे, ये उसके चरणों में, तो MgO बन गया। वैलेंसी डिसाइड कर रही है। देखो वैलेंसी अगर आपको पता नहीं होती तो थोड़ी ना डिसाइड कर पाते इधर कितने वो होते, तो ये वाली चीज़ हो गई। जैसे आपका Al2O3 लिख दिया मैंने, Al2O3, इधर क्या हो गया, एल्यूमिनियम की कितनी वैकेंसी हो गई, वैलेंसी हो गई Al+3 और ऑक्सीजन की कितनी -2, तो ये वाली चीज़ ये उसके चरणों में, ये उसके चरणों में, तो इधर क्या Al2O3, तो बस ये वाली चीज़ हो गई आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो ये सिंपल सी कहानी है। देखिए एक एल्यूमिनियम जुड़ा है और एल्यूमिनियम जुड़े हैं और ऑक्सीजन जुड़ा है। एक एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम, और एक दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन तो जुड़ना ही है भाई, ऑक्साइड बन रहे हैं तो ऑक्सीजन तो जुड़ना ही है, बस ये वाली चीज़ होगी। तो बस अभी दूसरी चीज़ मैं इधर बताता हूँ, मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि जिसमें आपके दो सिंपल जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, दो सिंपल ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड और एक और सिंपल ऑक्साइड, दो सिंपल ऑक्साइड होंगे ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वो एक दूसरे के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया, मैंने बीच में क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया, और आपका क्या बन जाता है, मिक्स्ड ऑक्साइड आपका बन जाता है। तो बस ये वाली कहानी याद कर लीजिए कि एक क्या हो गया, सिंपल ऑक्साइड है, दो सिंपल ऑक्साइड्स आपके होंगे और वो क्या करेंगे, आपके वो जुड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएंगे। बट आपको ऐसे समझ नहीं आई, आपको समझ कैसे आती है, एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल मैं करता हूँ, देखिए एक होता है लेड, रेड लेड, इसका नाम लिख लीजिए रेड लेड। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, जैसे Pb3O4। देखिए इधर Pb3 आप ऐसा करोगे, Pb इसका क्या होगा, +4 होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, -3 चार्ज होगा। ये देखिए करोगे, इसको ऐसे ही करोगे ना, तो इसके ये उसके जन्म, ये इसके जन्म में, तो क्या हो जाएगा, Pb3O4 ऐसे करोगे आप। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ऐसा ही करोगे कि नहीं करोगे। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ऐसा ही करोगे कि नहीं करोगे। भाई ऐसा ही करोगे आप, ठीक है, आप लोग ऐसा ही करोगे, ठीक है ना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। मेरे को एक चीज़ बताओ, कभी भी ऑक्सीजन -3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने पढ़ ली, कभी भी ये 3 गेन कर सकता है? भाई अगर 3 गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव ही नहीं होगी। भाई नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तो 2 से अचीव हो जाती थी, तो 3 से क्या हो गया, ज़्यादा पहुंच गया, ठीक है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो बट दैट्स वाई ये वाला क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका क्या पॉसिबल होगा, आपका ये क्या होगा, ये क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड। और मिक्स्ड ऑक्साइड मैंने क्या बोला, दो सिंपल ऑक्साइड से बनता है। तो ये दो सिंपल ऑक्साइड्स कौन कौन से आपके, लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड एंड लेड मोनोऑक्साइड। तो ये वाली कहानी है इधर, ठीक है ना। इधर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अभी देखिए इनका रेशियो मैं वगैरह नहीं बताया, इधर मिक्स्ड ऑक्साइड्स के जैसे वो पूरे नहीं बताऊंगा, इधर ये एक जुड़ेगा दो जुड़ेगा, इसको बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि लेड डाइऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड जब कंबाइन करें तो आपका क्या बन गया, रेड लेड, जो क्या है मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है ना। अभी देखिए इधर देखिए कि मैंने क्या बोला, Pb3O4, ये किससे कॉम्बिनेशन से बना, PbO प्लस लेड मोनोऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड, PbO और लेड डाइऑक्साइड। तो अभी देखिए इधर देखिए सिंपल सी कहानी क्या हो रही है। इधर देखिए, इधर तो निकाल सकते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट, लेड के ऊपर कितना आ रहा है, +2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2, इधर कितना, लेड के ऊपर होगा +4 और ऑक्सीजन के ऊपर -2। देखिए अभी आराम से बन जाएगा आपका, ये इसके जन्म में, ये उसके जन्म में, तो लेड के इधर 2 तो इधर Pb हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या है Pb, इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 और 4 कैंसिल, PbO2, तो ऐसी वाली चीज़ क्या बन जाएगी। तो बस ये इनके तो आसानी से बता लिए, बट इधर क्या, इधर ऑक्सीजन के ऊपर -3 आ रहा था, बट वो किस लिए है, इधर क्या है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो ये वाली चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बिकॉज आगे ये चीज़ें यूज़ होनी है। अच्छे से चीज़ याद कर लीजिए, ये
कोई भी टीचर ये टॉपिक नहीं करवाते, नहीं तो देख लेना आप किसी भी टीचर ने ये टॉपिक्स नहीं करवाया होगा, बट ये आपकी बुक में भी इतने अच्छे तरीके से नहीं दिए हुए। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसको अच्छे से कर लीजिए। बुक में भी इतने अच्छे तरीके से, बुक में देखिए एनसीईआरटी बुक आपकी कवर हो रही है, एनसीईआरटी बुक कवर हो रही है और उसके सारे हम जो भी उधर पॉइंट्स लिखे होंगे वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। बट इधर क्या हो गया, इधर हम जो आपको चीज़ समझ नहीं आती है एनसीईआरटी से, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं ताकि वो चीज़ समझ आ जाए आपको। ठीक है ना, हम ये हमारा ये वाला सिस्टम होता है। ठीक है ना, हमारा क्या सिस्टम होता है कि एनसीईआरटी की जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है उसको समझाना होता है हमें। तो ये वाली चीज़ हो गई, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी का मैं पेज भी भेजूंगा आपको, उधर से देख लेना उधर कैसे दिया हुआ है। तो उधर जैसे मैं समझा रहा हूँ इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इधर मैं समझा रहा हूँ। मैंने रेड लैटिव तो बता दिया आपको क्या होता है। एक दूसरा होता है फेरोफेरिक ऑक्साइड, फेरोफेरिक ऑक्साइड, फेरोफेरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4। इधर क्या कहानी हो जाएगी, इसका नाम है फेरोफेरिक, फेरोफेरिक, उसका लेड डाइऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड से बन रहा है। इधर देखिए दूसरे हिसाब से आप चलोगे जैसे पुराने तरीके से, इधर क्या +4 होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -3। भाई ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो क्या करेगा भाई, सिंपल सी कहानी है, किसका कॉम्बिनेशन है, ये है Fe2O3 प्लस FeO। ओके, Fe2O3 और FeO का ये कॉम्बिनेशन है। ओके, ये चीज़ समझ आ गई। Fe3 जो फेरोफेरिक ऑक्साइड है, ये किसकी कॉम्बिनेशन है, ये है Fe2O3 और FeO का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए इधर क्या सीन है, इधर देखिए Fe3O4, इसका तो आप बता नहीं पाए ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये किसका है, FeO और Fe2O3। तो अभी देखिए इधर तो निकाल सकते हो आप, इधर +2 और इधर -2, तो आराम से निकल गया Fe2O2 और इधर क्या FeO। इधर भी बन सकता है, आयरन के ऊपर कितना +3, ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2। इधर क्या हो जाएगा Fe, ये इसके चरणों में, ये उसके चरणों में, Fe के चरणों में क्या आएगा 2 और ऑक्सीजन के चरणों में कितना 3 उसका चार्ज। तो अभी देखिए जब आप सिंपल ऑक्साइड्स के जब आप वो क्या करते हो, सिंपल ऑक्साइड्स जब आप पढ़ते हो तब आप उनके क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी जो होती है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, उसके हिसाब से आप वो कंपाउंड बना सकते हो। बट इधर वो वाला कंपाउंड आप आसानी से नहीं बना सकते। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। तो देन क्या हो गया, अभी देखिए सिंपल ऑक्साइड्स को आप फर्दर क्लासीफाई करते हो। ये वाली चीज़ तो आपको आई थिंक अच्छे से पता होगी, बट मैं इसको इधर बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, बिकॉज ये आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। कोई पता नहीं, एग्जामिनर ने आज तक तो कभी पूछा नहीं है, बट ऐसे मतलब ये कंसेप्ट इसके यूज़ होते हैं। ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन में क्या करता है, ये पूछता नहीं है। जैसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बड़ी कम बार आता है, बट इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है। दैट्स वाई ये वाले मैं टॉपिक को करवा रहा हूँ। तो सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये भी बहुत किस्म के होते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं, और कौन सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा, सुना है ना। देखिए सिंपल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। भाई सुना है कि नहीं सुना है, भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि आप लोगों ने इनके बारे में सुना। मैंने ये वाली चीज़ें आपको बता भी दी हैं भाई। जैसे एसिडिक कौन से होते हैं, मैंने क्या बोला, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बेसिक कौन से होते हैं, जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब आप ये वाली चीज़ें पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मैंने बोला था, इसे कलरलेस गैस, कलरलेस न्यूट्रल गैस। ठीक है ना, जब N2O3 और N2O5 वगैरह पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था, वो क्या है, वो एसिडिक है। तो ये वाली चीज़ थी। तो N2O था एक। ये वाली चीज़ें मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि नहीं करी हैं। भाई करी हुई हैं। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए, तो ताकि ये सारी की सारी आपके माइंड में क्या हो जाए, फिट हो जाए, ताकि ये कभी भी आप लोगों को नहीं भूलें। ये वाली चीज़ समझ आ गई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। दोबारा से अभी हम डिटेलिंग करते हैं इनकी। जैसे फर्स्टली हम क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स को लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स? एसिडिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स हैं,
ये क्या है, क्या भाई है सिंपल ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनको आप क्या करते हो, जो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं भाई, जो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। जो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। जैसे क्या हो गया SO2, ओके, ये क्या है, ऑक्साइड है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपने पढ़ा इसके बारे में, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा, ये पढ़ा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, अभी पीछे पढ़ा हमने। तो इधर क्या ले लिया, पानी ले लिया H2O, भाई पानी में डाल दिया तो भाई ये जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा H2 और क्या है S है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इधर और 1 इधर, H2SO3। तो ये क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, OUS, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये वाली चीज़ होगी। ऐसे ऑक्साइड्स जिनको आप पानी में डालते हो और उधर से आपको क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो या तो ऑक्सो एसिड्स दे देते हैं। ऑक्सो एसिड क्यों, बिकॉज इधर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जिन भी एसिड्स में क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, तो उनको आप क्या बोल देते हो, ऑक्सो एसिड। जैसे HCl होगा तो उसको आप ऑक्सो एसिड नहीं बोलोगे, बिकॉज उधर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को भाई क्लियर हो गई होगी, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है ना। बिकॉज ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तभी तो आप बोलते हो, ये मैंने उस दिन भी करवाई थी, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसको आपने पानी में डाला तो इसने क्या बना दिया, एसिड बना दिया। तो भाई एसिडिक ऑक्साइड्स होते ही वही हैं। और भी इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होगी इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, SO2 हो सकती है, N2O5 हो सकती है, ये हो सकती है भाई N2O5, उधर पढ़ा था ना हमने नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का N2 इधर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, ठीक है ना। देन आप लोगों का इधर एक और चीज़ हो सकती है, P4O6 हो सकता है, ये भी पढ़ लिया भाई, P4O10 हो सकता है, ये भी पढ़ लिया। ये सारी की सारी चीज़ें भाई पढ़ी हुई हैं आपने, ठीक है, तभी मैं इनको लिख रहा हूँ। ये सारे के सारे क्या हैं भाई, आपके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, एसिडिक हैं। और मैंने एक चीज़ भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ये वाली चीज़ तो बता दी मैंने कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हमेशा एसिडिक होता है, ये वाले बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना। अगर देखिए मेटल्स में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो वो क्या एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। जिन मेटल्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। बिकॉज देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या है कि +5 मतलब ज़्यादा हो जाना, मतलब जिसमें क्या करते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो क्या है एसिडिक। बिकॉज अभी देखिए जैसे +5 शो कर रहा है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। 5 इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो भाई देखिए वो कौन सा एसिड बिहेव करेगा, ऐसा लुईस एसिड। अभी देखिए जिस बंदे के पास कमी होती है तो वो क्या हो गया, मैंने बताया था ना उस दिन, जिसके पास एक्सेस है वो क्या बेस, लुईस बेस, और जिसके पास कमी है वो क्या हो गया, लुईस एसिड। तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, लुईस एसिड, जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वाला पॉइंट मैंने उस दिन भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपको माइंड में आपके क्या हो जाए, फिट हो जाए, ओके। अभी देखिए बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड जैसे बेस होगा, जैसे ऐसा ऑक्साइड जिसको आप पानी में डालते हो और आपका क्या बन जाता है, बेस बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैल्शियम का ऑक्साइड ले लिया, मैंने कौन सा ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम का ऑक्साइड ले लिया, इसको डाल दिया मैंने किसमें, पानी में तो क्या बन गया इसका बन गया CaOH2 भाई। ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, बेस है, बहुत बार जानते हो आप इसको, ठीक है ना, बहुत बार पढ़ा हुआ है, बचपन में भी पढ़ा था शायद इसको। तो इसको क्या बोलते हो आप, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, देखिए ये क्या है, मेटल है ना, कैल्शियम क्या है, मेटल है। तो मेटल का ऑक्साइड को जब आपने पानी में डाला तो उधर से आपका क्या बन गया, बेस बन गया। तभी आप बोलते हो मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक हैं। तो बस इधर इतनी कहानी याद करनी है। और भाई एक एम्फोटेरिक क्या हो गई, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एम्फोटेरिक ऐसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड का बिहेवियर भी दिखाएंगे और बेसिक ऑक्साइड का भी बिहेवियर दिखाएंगे, ठीक है ना। एक तो एसिडिक ऑक्साइड का बिहेवियर भी दिखाएंगे और बेसिक ऑक्साइड का भी बिहेवियर दिखाएंगे, ठीक है ना। मतलब वो दोनों दिखाएंगे, मतलब एज एसिडिक ऑक्साइड भी बिहेव करेंगे और ऐसे बेसिक ऑक्साइड भी बिहेव करेंगे। जैसे एक तो एल्यूमिनियम वाला भी बताता हूँ, जैसे लेड का ऑक्साइड हो गया, लेड का ऑक्साइड, ठीक है ना। ये क्या, एम्फोटेरिक है। एक और लेड का ऑक्साइड ले लिया, एक बार ये क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और दूसरी बार किसके साथ, H2SO4। NaOH क्या है भाई, बेस है, और ये वाला नीचे वाला क्या है,
H2SO4 ये क्या है, एसिड है। तो इधर से क्या बन जाता है, Na2PbO2, Na2PbO2 और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है इधर, ठीक है ना। Na2 और PbO2, Na2PbO2 इसको नाम देते हैं आप, पता क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं आप सोडियम, नाम लिख लेना इसका, इसको नाम देते हैं सोडियम प्लम्बाइट, PLUMBITE, इसको नाम देते हो आप सोडियम प्लम्बाइट, इसको नाम देते हो आप क्या, सोडियम प्लम्बाइट, इसको नाम देते हो आप क्या, सोडियम प्लम्बाइट। तो ये वाली चीज़ जब आपने इसको बेस के साथ रिएक्शन करें, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेना, बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है ना। तो ये वाले देखिए ये क्या बन जाएगा, सोडियम प्लम्बाइट। देखिए इधर लेड ऑक्साइड है, ये पहले बेस के साथ कंबाइन करा तो ये वाली चीज़ बन गई। देखिए इधर क्या था, कंपाउंड कैसे बना, जैसे Na है, ठीक है ना, सोडियम मिल गया, ये वाली चीज़, लेड इसको इधर से मिल गया, लेड ये वाला इधर से मिला, और ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है तो ये वाला इधर इसके इधर से मिल गया होगा। बचा क्या, हाइड्रोजन बचा होगा। तो पानी, जब भी भाई पानी तो निकालना ही है भाई। एक चीज़ आज के बाद याद रख लेना भाई, केमिस्ट्री कहानी किसकी है भाई, पानी की कहानी है, और दुनिया चलती है भाई पानी पे है। दुनिया में अगर पानी ना हो ना तो कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगर पानी ना हो तो आप भी ना हो, ऐसा है, पॉसिबल है कि नहीं। अगर आप लोग पानी नहीं होगा भाई आप क्या पियोगे, जल ही जीवन है, तभी तो बोलते हैं भाई पानी की कहानी है इधर केमिस्ट्री में ही। देखना जो रिएक्शन करोगे ना, जब भी आपको O और H दिख जाए ना किसी भी रिएक्शन में, जब भी O आपको कुछ बनाना आए या ना आए, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हमेशा याद रखना भाई। अभी आपको कोई रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, आपको रिएक्टेंट्स याद है, थोड़ा बहुत, और अब अगर आपको कभी भी H और O दिख जाए ना, H और OH, भाई आंखें बंद करके पानी निकाल देना, बिकॉज पानी तो निकलना ही है भाई। पानी की मैक्सिमम चीज़ें आप पानी में ही घोलते हो, तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, इधर आगे लिखना था बट मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, Pb है और SO4 है, तो इसका लेड सल्फेट बन जाएगा, PbSO4, और Pb और SO4 बन गया भाई। देखिए O दिख रहा है, H दिख रहा है, तो भाई क्या है, पानी की कहानी है, पानी तो निकलना ही है भाई। पानी बहुत ज़रूरी है, ये वाली हमेशा चीज़ याद रखना भाई। केमिस्ट्री कहानी किसकी है भाई, पानी की कहानी है। पानी और दुनिया भाई पानी पे ही चलती है, ठीक है ना। पानी बहुत ज़रूरी है भाई। इधर क्या है, Al2, अभी देखिए Al2O3 ये भी ऐसा वो बिहेव करता है, कौन सा, एम्फोटेरिक। तो इसकी एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये फर्स्टली अगर HCl के साथ कंबाइन करें, और इसको क्या मिल जाए, HCl के साथ कंबाइन करे और प्लस ये मैं कुछ भी नहीं डाला ये, ठीक है ना, इसको मिटा दिया मैंने। इधर क्या डाल दिया, H2O, पानी डाल दिया मैंने, ठीक है ना। Al2O3 लिखा और HCl लिखा और पानी लिया। HCl क्या है भाई, एसिड है, तो एल्यूमिनियम क्या है, ऑक्साइड है, तो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो दिखा रहा है ना, तो मैं ये रिएक्शन नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पानी तो होगा भाई। HCl जो HCl है ना, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, इसको पानी में ही डालना पड़ता है भाई, तभी ये काम करता है, ठीक है ना। तो भाई पानी उधर से ही आ जाएगा। तो देखिए जब भी एसिड जो होता है ना, एसिड उसको आपने पानी में डाला होता है, अगर उसको आपने पानी में नहीं डालो ना, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपको भाई डैमेज कर देगा। वही ये ऐसे गैस होती है, HCl क्या होती है, गैस होती है, HCl गैस होती है ये, ठीक है ना, गैस होती है, इसको आपने पानी में डालना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो मतलब जब आपने इसका एसिड बनाना है तो आपने पानी में डालना पड़ता है। ऐसे गैस कैसे रिएक्शन करोगे, इसके फ्यूम्स बनते हैं, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए इधर क्या चीज़ बनती है, इधर ये वाली चीज़ बन गई, AlH2O 6 और +3, और इधर क्या बन जाएगा, Cl, और Cl के आयन्स बन जाएंगे। तो ये वाली चीज़ बन जाती है भाई। ये थोड़ी अजीब सी चीज़ है, ये वाला एक पूरा चैप्टर है इस वाली चीज़ के ऊपर, इसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी के लिए शायद इसको स्किप ही कर दीजिए भाई, इस सेक्शन को स्किप कर दीजिए, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, तो इसको नोट भी मत करिए, ठीक है ना, इसको नोट मत करिए, ये नोट कर लीजिए। बट ये मैं बाद में समझाते टाइम आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है, तो इसके दोबारा इसी पे आएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं नोट्स भेजूँगा ना, सिर्फ आप इसको नोट कर लेना। और वो मैंने ये समझाई नहीं है, बिकॉज ये वाली अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत है, तो ये वाले उस टाइम आपको पता लग जाएंगे। तो से मेरा मकसद होता है रटानी नहीं है चीज़ को। यही न्यूट्रल ऑक्साइड क्या हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या हो गया, जो क्या होते हैं ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएंगे। जैसे इसकी एग्जांपल कौन सी है, जैसे आपने उधर पढ़ी थी, NO पढ़ा था, उधर आपने पढ़ा था ना, इट्स कलरलेस, कौन सी गैस है, वो गैस है, और वो क्या हो गया, न्यूट्रल पढ़ा था, उधर लिखा था मैंने प्रॉपर्टी जब लिख रहा था। और ये वाली गैसेस याद रख लेना, क्या ये क्या है,
याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे ये लाफिंग गैस है, ठीक है ना, ये लाफिंग गैस है आपकी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये वाली चीज़ आप ही याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाले क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ये ना ही भाई किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो ये वाले क्या हो गए, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गए। भाई कुछ और किस्म के भी ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ और किस्म के भी ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे थोड़ा इनके मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, इसका ज़्यादा बता ही देते हैं, ठीक है ना। परोक्साइड, परोक्साइड होते हैं, एक होते हैं डाइऑक्साइड होते हैं, परोक्साइड होते हैं, डाइऑक्साइड होते हैं, परोक्साइड होते हैं, डाइऑक्साइड होते हैं और सुपर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं। तो बस परोक्साइड में क्या होता है, परोक्साइड में क्या होता है भाई, O2 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, O2 के ऊपर होता है -2 चार्ज। डाइऑक्साइड में क्या होता है, O2 के ऊपर चार्ज होता है -4 चार्ज। और सुपर ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, O2 के ऊपर चार्ज होता है -1 चार्ज। ये वाली चीज़ पहले याद कर लीजिए, ठीक है ना। आज के बाद जब भी आपको दिख जाए परोक्साइड, तो उसके बाद O2 के ऊपर चार्ज लगा देना भाई, आंखें बंद करके, कितना, -2 चार्ज। जब भी आपको डाइऑक्साइड दिख जाए तो क्या हो जाएगा, आपका चार्ज लिख दीजिए -2। दो ऑक्साइड जब होंगे O2 के ऊपर लिखना है, बट भाई ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज नहीं होता, मैं लिख रहा हूँ किस पे, O2 के ऊपर। तो इधर क्या जाए, सुपर ऑक्साइड O2 के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -1 चार्ज। ये वाली चीज़ पहले याद कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से। परोक्साइड का याद हो गया, परोक्साइड में क्या होता है, -2 चार्ज, O2 के ऊपर कितना हो गया, -2 चार्ज। और डाइऑक्साइड में क्या, O2 के ऊपर -4 चार्ज और O2 के ऊपर -1 चार्ज, किसमें, सुपर ऑक्साइड में। अभी एक ऑक्सीजन के ऊपर निकालना हो, एक ऑक्सीजन के ऊपर निकाल सकते हो जिसमें -2 है, तो एक पे ऑक्सीजन के कितना कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे -1। और इधर डाइऑक्साइड में कितना, 2 ऑक्सीजन पे -4 है, तो एक पे कितना हो जाएगा, -2। और सुपर ऑक्साइड में क्या है, एक पे चार्ज है, 2 पे कितना चार्ज है, -1, और एक पे कितना हो जाएगा, -1/2। तो बस भाई ये कहानी है, ठीक है ना। परोक्साइड में मैंने क्या बोला कि परोक्साइड में मैंने बोला एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -1। डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो जाएगा -2। और इधर क्या है, सुपर ऑक्साइड में कितना, -1/2, हाफ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ पहले चार्ज वाली कहानी याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इतनी भी कहानी याद हो गई तो आई थिंक इनफ है, इसमें ज़्यादा कुछ है। और रिएक्शंस वाला मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, बट अगर आप नहीं करोगे बिकॉज ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो बस आप इतनी चीज़ याद रख लें इसके लिए ना, बिकॉज रिएक्शंस में फिर आपने क्या करना, थोड़ा कन्फ्यूज़ कर जाना। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया हुआ है, अगर है कुछ भी नहीं भाई, रिएक्शन भी बहुत आसान है, ठीक है ना, रिएक्शन भी बहुत आसान है, बट फिर भी मैंने चलो लिखा ही देते हैं भाई, क्या करना है, आपने बोलना है सिर्फ नोट्स में लिख दी हैं तो फिर लिखी ही क्यों थी, अगर वो क्या हो गया, अगर लिखी क्यों है, अगर आप लोगों को वो नहीं करवानी थी तो ठीक है ना, करवा देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे परोक्साइड हो गया, वो कहानी तो बता दी मैंने। तो इधर क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन क्या हो गई, जैसे इधर आप क्या पता क्या करते हो, Na2O2 लिखते हो, इसको बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, सोडियम परोक्साइड। इसको क्या डालते हो आप, H2SO4 में डालते हो, इसको आप डालते हो H2SO4 में डालते हो, तो क्या बन जाता है भाई, सिंपल सी कहानी है। इधर देखिए N है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, सोडियम दिख रहा है, SO4 दिख रहा है, तो आपको नहीं लगता ये वाली चीज़ बन सकती है, Na2SO4 बन सकता है। ये वाला कवर हो गया और ये वाला कवर हो गया, तो बचा क्या, H2 और O2, तो क्या बच गया, H2O2, परोक्साइड आपका बन गया ना, हाइड्रोजन परोक्साइड बन गया आपका। तो बस ये वाली चीज़ें मैंने उसकी प्रेपरेशन बताई भाई, कि ये ऐसे बन सकता है, ये सोडियम परोक्साइड से ऐसे बन सकता है ये परोक्साइड। तो भाई देखिए दूसरी चीज़ कौन सी है, दूसरी चीज़ है डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड कैसे बन सकता है, डाइऑक्साइड कैसे बनता है, अभी देखिए उधर भी क्या होता है डाइऑक्साइड, जैसे इधर आप ये वाली एग्जांपल ले रहे हो क्या, MnO2, इधर भी आप डाल दीजिए भाई एसिड H2SO4, बट इधर वो नहीं कर दीजिए भाई, MnSO4 तो बनना ही है, ठीक है ना, MnSO4 तो बनना ही है। उधर क्या बना था, अभी देखिए MnSO4 आपने ये कर दिया, ठीक है ना, ये वाली चीज़ कर दी ये वाली चीज़ कर दी, बट भाई इधर क्या है, वो जो एलिमेंट्स थे ना वो अलग थे भाई, सोडियम वगैरह थे, ठीक है ना, वो रिएक्टिव एलिमेंट्स थे। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ मैंगनीज, ये इतना रिएक्टिव नहीं है। तो इधर क्या हो जाएगा, आपका क्या बन जाता है, इधर क्या बन जाता है, एक तो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो इधर क्या बन जाता है H2O, पानी निकल जाता है। पानी मैंने क्या बोला, जब भी H दिख जाए और O दिख जाए पानी तो निकाल देना आंखें बंद करके। तो और एक क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाफ आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सॉरी एक मॉलिक्यूल किसका निकल जाना,
ऑक्सीजन का निकल जाना। इधर क्या कहानी हुई, MnSO4 तो बन गया आराम से, ठीक है ना। ये डाइऑक्साइड की कहानी है, देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो उसने क्या कर दिया, H2O, मैंने जब भी बोला H दिख जाए और O दिख जाए पानी निकाल देना, पानी निकाल दिया। और एक और इसके साथ याद, ये चीज़ याद रख लेना, जब भी आप इसकी मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हो तो आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है ना। और जब अभी देखिए एक और रिएक्शन कर लीजिए इसकी ही, ये सिंपल दूसरे एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर लीजिए। इधर क्या है MnO2 और इसकी रिएक्शन मैं कर दूँगी इसके साथ HCl के साथ। तो पहले तो बना लीजिए भाई MnCl2, Mn पड़ा हुआ है और इधर Cl पड़ा हुआ है, तो ये कर लीजिए, ठीक है ना। MnCl2 क्या लिख दीजिए, बैलेंसिंग वगैरह वो ये बेटा आपको खुद करनी पड़ती है, बिकॉज इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। या प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको ये आसानी से हो जानी है। तो MnCl2 बन गया, Mn इधर है और इधर Cl है, MnCl2 बन गया। और H दिख रहा है और O दिख रहा है, पानी निकाल दिया भाई। और क्या दिख रहा है, अभी इधर क्या निकलती है आपकी क्लोरीन गैस निकल जाती है। जब आपने H2SO4 डाला उधर क्या निकली आपकी ऑक्सीजन गैस, बट जब आपने क्या डाला, जब आपने HCl डाला तो उधर कौन सी गैस निकली, क्लोरीन गैस। क्लोरीन भी क्या है भाई, गैस है, ये वाली चीज़ आप लोगों को पता है, ठीक है ना। देन आप लोगों ने एक और चीज़ उधर पढ़ी थी, ठीक है ना। इधर क्या, बस इतनी चीज़ याद रख ली। और सुपर ऑक्साइड कैसे बनता है, सुपर ऑक्साइड भी भाई, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, जैसे बस इतनी, सुपर ऑक्साइड कैसे करता है, जैसे आपका KO2 होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। बिकॉज ये कैसे बना, K है ना, K के ऊपर +1 चार्ज और O2 के ऊपर -1, ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो क्या K के नीचे 1 और O2 के नीचे भी 1, तो KO2 बन गया ना। तो ये वाली चीज़, इसको आपने एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करनी है, इसकी आपने रिएक्शन करनी है पानी के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा भाई, पानी के साथ K है और OH दिख रहा है तो आपका KOH हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो भाई आपको पता है इधर क्या चीज़ बन जाती है, एक आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बन जाता है। H2 दिख रहा है ना और O2 दिख रहा है, H2O2 इधर से बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस आपकी निकल जाती है। देखिए ये वाली जो रिएक्शन है अगर याद नहीं हुई ना तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। बट मैंने करवा दी इसलिए बिकॉज ये थोड़ा बहुत आपके बुक में लिखी हुई थी। अगर लिखी होती, देखो कोई भी चीज़ अगर लिखी होगी तो मेरे को तो करवानी है भाई, ठीक है ना। बुक में सॉरी, हाँ तो वो तो करवानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये वाली रिएक्शंस भी आपके करवा ली। बट ये पेपर में इतना आती नहीं है, बट फिर भी कर लेना, क्या पता कभी ना कभी पूछ लें, कभी ना कभी तो भाई कोई जो चीज़ पढ़ी होगी वो कभी ना कभी काम तो आती ही है, ठीक है ना। ये मैंने क्या बोला, देखो रिएक्शंस को क्या करना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कैसे करना होता है कि देखना है भाई कौन सी चीज़ें जुड़ रही हैं, क्या चीज़ मिलनी है, पानी निकलना है नहीं देखना है, क्योंकि ये की पॉइंट्स होते हैं। तो इनको रिएक्शंस लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे O दिख रहा होगा, H दिख रहा होगा तो थोड़ा एनालाइज करना है कि ये कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है। जैसे O और H दिख रहा है तो आपको पता है पानी बन सकता है। जैसे कभी कभी Cl दिख रहा होगा तो आपको पता है Cl2 गैस निकल सकती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें एनालाइज करनी है, ठीक है ना। रिएक्शंस को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करनी है, उनको थोड़ा बहुत वो करना है कि हाँ भाई ये इधर से आयन एक्सचेंज हो सकते हैं, इधर से कुछ ऐसा हो सकता है। जो चीज़ें आपने देखी होती है ना, जिनके बारे में आप जानते हो, वही चीज़ें निकलती हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं निकलती, ठीक है ना। रिएक्शन वही होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमारा जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, अभी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बनता कैसे है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जब क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड पता कब बनता है आपको, पता है सल्फर येलो कलर का होता है, सल्फर येलो कलर का होगा। आपने उसको क्या कर दिया भाई, आपने उसको हीट कर दिया, किसमें हीट कर दिया, जब आपने हीट करा सल्फर को, भाई आपने कोई सल्फर ले लिया, भाई समझो आपने ये लकड़ी ले ली, ऐसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उसको आप हीट करने लगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी ना, तो उधर से कंबाइन करके तो क्या बनेगा, CO2 वगैरह कुछ बन सकता है। ऐसे ही भाई कोई सल्फर होगा, सल्फर का कोई कंपाउंड होगा, सल्फर होगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। जब आप उसको बर्न करोगे, ठीक है ना, आप हीट करोगे तो बर्न करोगे उसको, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, तो बन नहीं जाएगा भाई SO2। तो बस भाई सिंपल सी प्रेपरेशन है ये, फर्स्ट वाली प्रेपरेशन यही लिख लीजिए। क्या, जब सल्फर को आप बर्न करते हो इन ईयर, सल्फर को बर्न करते हो आप इन ईयर, ईयर किससे बनती है भाई, ईयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस उधर से बन जाती है आपकी क्या भाई, ये वाली चीज़ सल्फर डाइऑक्साइड। क्या करा, सल्फर को आपने बर्न करा, देखिए SO2 बनाना है, ये वाली चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया। देखिए SO2 इधर है क्या क्या, एक तो S है और एक O है, ये वाली चीज़ें चाहिए आपको। पहले S वाला कोई कंपाउंड ढूंढ लो भाई, एक तो पहले सल्फर इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, सल्फर इस फॉर्म में होगा तो
उधर क्या हो जाएगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड आराम से बन सकता है। अभी देखिए और चीज़ सोचिए, कोई सल्फर का कोई कंपाउंड, ठीक है ना, सल्फर का कोई कंपाउंड इंडस्ट्री में पता कैसे प्रिपेयर करा जाता है, ये इंडस्ट्री में ये प्रिपेयर करा जाता है भाई, इधर ओर्स होती हैं, ठीक है ना, ओर्स बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, ठीक है ना, पत्थर होते हैं, आपने पढ़ा था ना मिनरल क्या होती है, ओर होती है, ओर इज ए मिनरल, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, और जहाँ से आप एक मेटल्स को एक प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या एलिमेंट को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे सल्फर की ओर होती है आयरन पाइराइट FeS2, FeS2 और थी इसकी, FeS2 जब और थी और इसको भी क्या करा आपने भाई, हीट करा तो क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग नहीं करूँगा मैं, ये चीज़ बोल रहा हूँ, FeS2 और O2 हीट करा। अभी देखिए और है, और क्या एक वो भी एक क्या होता है, मिनरल होते हैं। मिनरल क्या होता है भाई, कोई समझो पत्थर पड़ा होगा ना इधर, आपको लगता है इसके बीच में सल्फर हो सकता है, आयरन हो सकता है, तो भाई आपने उसको क्या बोलना है, एक ये क्या है उसका मिनरल है। मिनरल क्या हो सकता है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ये पत्थर नेचर में पहले से पढ़ा था ना, तो वही बोल दिया आपने, मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से मेटल आपको लगता है कि इधर से मेटल निकल सकता है। और क्या हो गया, और इज अ मिनरल, वो क्या और क्या है, मिनरल है, बट वो मिनरल जहाँ से आपको लगता है कि मेटल्स को आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे एक ये पत्थर पड़ा है, एक दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है, तो इनमें से देखना है कि आपको ज़्यादा आसानी से आप पत्थर मेटल कहाँ से ज़्यादा निकाल सकते हो, ज़्यादा भी निकाल सकते हो, कम टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, और ये वाली चीज़ ज़्यादा कहाँ से निकाल पाओगे, तो वो क्या होगा आपका और। तो जब आप लोग इसको हीट करते हो तो इधर से देखिए Fe है और ऑक्सीजन है, तो बन जाएगा भाई कुछ आयरन का कंपाउंड Fe2O3, और जब भी इधर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, ये वाली चीज़ याद रख लेना, ठीक है ना। अभी आज के बाद याद रख लो भाई, जब भी आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और एक +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दो होते हैं, जब भी +2 होगा ना तो उधर क्या लगाना है आपने, फेरस, FeRous, फेरस, और जब भी +3 होगा ना तो उधर लगा देना है फेरिक, ओके, फेरिक, OUS और इक, ये वाली चीज़ भाई की पॉइंट है। आगे देखिए, जब भी एक या दो से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी पॉसिबल होंगी, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिस भी एलिमेंट की पॉसिबल होंगी, उधर देखिए जब भी कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगी ना तो उसको आपने बोलना OUS, ओस, और जिससे ज़्यादा होगी तो आपने बोलना उसको इक, ठीक है ना। तो दैट्स वाई मैंने इसको क्या बोला, फेरस, और नीचे वाले को क्या बोला, फेरिक। तो बस ये वाली चीज़ आप लोगों की हो गई। तो देखिए Fe2O3 तो बन गया, Fe2 था और O3 आपका बन गया। तो अभी देखिए सल्फर भी है ना, ये भी इसके साथ कंबाइन कर सकता है, तो SO2 भी आपका क्या निकल जाता है बाहर। तो बस ये दो चीज़ें आपकी बन गई। रिएक्शन को बैलेंस करना उधर से सीख लेना, ठीक है ना, बार बार रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना और बैलेंसिंग करना उधर से सीख लेना। बैलेंसिंग करना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। आयरन पाइराइट को आपने, ये क्या है, एक और है, उसको हीट करा किसमें, ऑक्सीजन में, तो आपका ये बन गया क्या, आयरन है, तो इसका ऑक्साइड बन सकता है। सल्फर है तो सल्फर का ऑक्साइड बन गया, तो भाई सिंपल से कहानी है, आपका बन गया भाई ये वाली चीज़, ठीक है ना। आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, उसकी प्रेपरेशन आप कर रहे थे। और लैब में कैसे बनाया जाता है भाई, लैब में आपको पता है बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट्स वगैरह पड़े होते हैं। तो भाई लैब में कैसे पाया जाता है, ठीक है ना, लैब में कैसा बनाया जाता है। लैब में बेटा सिंपल तरीके से बनाया जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है, लैब में आप एक कंपाउंड लेते हो सोडियम सल्फाइड Na2SO3। बेटा थोड़ा सर्वाइव कर लीजिए, बिकॉज आज मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आप लोग फिर क्या करते हैं, 1 घंटे तक वीडियो देखते हो, फिर आप क्या होता है, थोड़ा थक जाते हो, ठीक है ना। दैट्स वाई बस ये लास्ट रिएक्शन है, टेंशन मत लीजिए, मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ और वो चीज़ें रहेगी वो हम कल करेंगे। ऐसा मेरा मन तो था करवा दूँ, बट उसके लिए थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा 15-20 मिनट और लग जाएंगे, तो लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाना, तो फिर आपने थोड़ा वो कर देना, ठीक है ना। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा इसको कल ही करेंगे। सोडियम, इसको क्या होता है, सल्फाइड, SO3 इसको बोलते हैं। इसका कैसे बनता है, Na पॉजिटिव और SO3-2, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी Na2SO3। इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फाइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी देखिए इधर से क्या क्या चीज़ बन सकती है, सोडियम है और Cl है, तो NaCl बन गया, NaCl बन सकता है ना। सोडियम है और इधर से भाई नमक, ये तो जानते हो आप इसको, ठीक है ना, NaCl, ये वाला नमक बन गया। और क्या चीज़ है भाई, अभी देखिए हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, वही पानी, आंखें बंद कर दो और पानी निकाल दो,
ठीक है ना, आंखें बंद करके पानी निकाल दो, ठीक है ना। ये वाली चीज़ मैंने क्या बोला था, जब भी आपको H दिख जाए और ऑक्सीजन दिख जाए तो वही आंखें बंद करके आपने क्या निकालना है, पानी तो निकाल ही देना है। वही इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आपकी बहुत ज़्यादा हो जानी है भाई, इसको इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आपने बोलना भैया ये क्या हुआ, इतनी सारी रिएक्शन मेरे को नहीं याद होती, मेरे को छोड़ देनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट बेटा ये क्या करने हैं, नंबर मिलते हैं इधर से। तो ये वाली चीज़ क्या आ गई, H और इधर से दिखता है बचा क्या, S बचा और ऑक्सीजन बचा, तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे ना, और लैब में ये तरीका अपनाया जाता है, ठीक है ना, लैब में ये तरीका अपनाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। एक और चीज़ होती है सोडियम थायोसल्फेट। देखिए इसके आपको ना, जब मैं ऑक्सो एसिड्स होते हैं एक वो पढ़ाऊंगा तो ये वाली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे SO3-2 ये क्या है, सल्फाइड क्यों है, ठीक है ना। मेरे को पहले करवाना चाहिए थे बट अभी क्या करूँ, थोड़ा मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ये वाली चीज़ें लैब इधर से हमने पकड़ ली थी। तो फिर एक होती है Na2S2O3, इसको नाम बोलते हैं आप सोडियम तो है ना, S2O3 इसको क्या बोलते हो, सोडियम थायो। सल्फर के लिए क्या वर्ड लगाते हो आप, थायो सल्फेट, सल्फाइड नहीं बोलोगे इधर, वो आप थायो सल्फेट। और इसको किस में डालना है आपने, H2SO4 में डाल दो इसको, वही एसिड है भाई, वो ऊपर वाला HCl में डाला, इसको डालना है आपने इसमें H2SO4 में। सोडियम है ना भाई और सल्फेट है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट तो बन सकता है, उधर NaCl बना था, ऊपर नमक बना था, ये इधर कौन सा नमक बन गया, Na2SO4 बन गया। देन क्या चीज़ हो गई, और क्या, H है और O है, H है और O है, तो क्या बन गया भाई, पानी तो बन ही गया भाई। आंखें बंद करके पानी निकाल दो, ठीक है ना, आंखें बंद कर दी और पानी निकाल दिया, Na2SO3, H दिखा और ऑक्सीजन दिखा तो पानी निकाल दिया, बचा क्या, SO2। तो भाई SO2 को क्या निकल गई, उड़ गई गैस, उड़ जा परिंदे, ठीक है ना, उड़ जा परिंदे घर आजा, ठीक है ना। अभी देखिए इधर क्या सीन है, मैंने क्या बोला था, गैस जब भी बनती है तो उसका मकसद क्या होता है, उड़ना भाई, उसका मकसद ही क्या होता है, उड़ना। वो क्या लगी अपने, उसने छलांग लगाई और हवा में चली गई और उड़ गई फटाक से। देखिए इधर क्या Na है और इधर क्या SO4 है, सोडियम सल्फेट बन गया, और इधर से क्या सोडियम सल्फेट बन गया, और आपको H दिख रहा है और O दिख रहा है, पानी तो बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड इधर से बनेगा, तो आपकी ये वाला तरीका हो गया, ठीक है ना। 3-4 तरीके हमने पढ़े। जो फर्स्ट वाला तरीका हमने देखा, उधर क्या सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो आपका बन गया सल्फर डाइऑक्साइड बना। और बेटा इसके साथ थोड़ी बहुत ना सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है, SO3 भी बनता है, बट सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है मतलब 6 to 8%, ठीक है ना। उधर नोट्स में लिखा होगा 6 to 8% ये वाली चीज़ बनती है। ये वाला तरीका है, सिंपल सा तरीका। और एक जो इंडस्ट्री में जो अपनाया जाता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे आपको बड़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो उधर जो तरीका अपनाया जाता है, उधर FeS2 को बर्न करा जाता है ऑक्सीजन में, तो इधर आपको पता है आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3, और आपको पता है सल्फर Fe2O3 सल्फर का भी ऑक्साइड बन जाएगा SO2, और ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। गैस है भाई, गैस का मकसद ही क्या होता है, उड़ना। और थर्ड तरीका हमने बता दिया जो लैब में अपनाते हैं, उधर क्या हो गया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड लिया और इधर आपने निकल लिया HCl, सोडियम पड़ा हुआ है और HCl पड़ा हुआ है, तो NaCl डाल दिया भाई, H पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ, पानी निकाल दिया। देन क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दिया। तो बस भाई सिंपल सी रिएक्शन हो गई। देन आपने सोडियम थायोसल्फेट लिया, Na2S2O3 लिया और इसमें डाल दिया H2SO4 डाल दिया। इधर क्या हो गया, सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम ये है और सल्फेट ये है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना, और H बड़ा हुआ है और बड़ा हुआ, तो पानी निकाल दिया आपने, और बाकी SO2 आपकी उड़ गई। तो बस ये वाली कहानी है। होप ये चीज़ें पता लगी भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ें समझ लगी कि नहीं लगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ें समझ लगी कि नहीं लगी, जल्दी से भाई। अगर लगी तो बहुत बढ़िया, और जो अभी तक लेक्चर देख रहे हैं तो वो बंदे कामयाब हो सकते हैं। तो आप लोग डेली कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स देखिए और आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।